the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, you're listening to the voice of Sarona. Our contact number is 030563194664. Respected students, today we'll discuss the man of law's portrait, sergeant of law, and Chaucer's contribution to English language. So there are two assignments we'll do. One is the lawyer. We have to discuss line to line text, and after that one assignment we will cover. So let's see. देखिएगा, a sergeant of law very and wise, यानी उनमें एक कानूनदान भी था जो बड़ा चौकस, वाइस और बड़ा अक्लमंद था। यानी उनके अंदर वो जो पिलग्रिमेज परफॉर्म करने जा रहे थे, पिलग्रिम्स जो थे, उनके अंदर एक रिलीजियस फ्रीजा अंजाम देने वाला एक कानूनदान भी था, सार्जेंट ऑफ लॉ भी था, द मैन ऑफ पोर्ट्रेट भी था, यानी द मैन ऑफ लॉ भी था, तो वो भी मौजूद था। तो वो क्या करता था? Who'd often gone to the Paul's Walk to advise, that often had been at the prayers. तो वो अक्सर कहाँ मिलता? वो अक्सर आपको गिरजे की पोर्च में नजर आता, यानी he was often seen in गिरजा, यानी गिरजा घर में वो अक्सर नजर आता। meant to say that he shows to other that I am very religious person and he always live in church. वो अक्सर चर्च में पाया जाता। तो फिर वो क्या करता? There was also compact of excellence. There was also compact of excellence. इसका मतलब लिखें, वहां उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, कंपैक्ट ऑफ एक्सीलेंस का मतलब लिखें बहुत ज्यादा इज्जत देना, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना। उस गिरजा में वो अक्सर रहता, तो उस वजह से उसे बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी। ठीक है जी। डिस्क्रीट ही वाज एंड ऑल ग्रेट रेवरेंस, और उसको को बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी जाना जाता। डिस्क्रीट ही वाज, यानी उसकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती, एंड वाज ग्रेट रेवरेंस, और बहुत मुअज़्ज़ज़ जाना जाता। At least he seemed, so his word were so wise. At least, यानी वो क्या? वो देखने में, at least he seemed मतलब होता है दिखाई देना, वो दिखने में भी ऐसा ही लगता था। So his word were so wise, उसके अल्फाज, उसकी स्पीच, उसका बात करने का अंदाज भी बहुत दानिशमंदाना होते थे, यानी उसके अल्फाज भी बहुत दानिशमंदाना होते थे, यानी उसके वर्ड भी बड़े वाइज होते, वो बड़े अच्छे वर्ड्स निकालता और वो अक्लमंद दिखाई भी देता। सीम्ड होता दिखाई देना। सो हिज वर्ड वर सो वाइज, उसके अल्फाज भी बड़े अक्लमंद, उसके अल्फाज भी बहुत अच्छे। ये साथ साथ ना लिखते जाएं, आपके पास एनकेएम सीरीज की बुक होगी, उनको अंडरलाइन कर लिया करें, मानी लिख लिया करें। हम आज पोर्ट्रेट पढ़ने जा रहे हैं, मैंने इसका सेंड कर दिया इसका पोर्ट्रेट, और उसमें मैंने आपको ये बताया, उसमें जो 3 मैंने कोटेशन जो है ना, उनको मैंने, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखें तो मैंने हाईलाइट कर दिया, उसकी तरफ निशान लगा दिए कि आपने लिग्विस की, कॉम्पटन रिकट की, थॉमस कार्लाइल की, जो उन्होंने पॉइंट दिए हैं, जो उन्होंने अपने आइडियाज दिए हैं चौसर के बारे में, वो आपने हर असाइनमेंट में तकरीबन लगा लेने। ठीक है, ये लग जाएंगे। तो ये 3 ही आपने कोटेशन याद कर लेनी और हर किसी असाइनमेंट में आप लगा सकती हैं। एटलीस्ट ही सीम्ड, और वो ऐसा दिखाई भी देता, वो ऐसा लगता भी था अपनी शक्ल से, अपनी शक्लो सुरों से, अपने बोलने के अंदाज से, अपने मैनर से। हिज वर्ड वर सो वाइज, उसके अल्फाज भी बड़े वाइज थे। ऑफन होता अक्सर। ही सैट एज जस्टिस इन असाइज। असाइज का मतलब लिखें इंपॉर्टेंट मिशन जो होते थे ना, जो चलती फिरती अदालतें होती हैं कि यहाँ पे भी कुछ हो गया, वहां पे भी हो गया, तो उसे वहां पे मुतय्यन कर दिया जाता। उसे किंग ने सर्टिफिकेट जारी किया हुआ था कि तुम फैसले करोगे, यानी वो फैसले करता उस वक्त का जो किंग थे। ऑफन ही सैट एज अ जस्टिस इन असाइज, जो इंपॉर्टेंट मिशन होते थे उसमें वो क्या करता, उनके फैसले करता। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मिशन पर उसे भेजा जाता कमीशन के तौर पर, और वहां पे वो क्या करता, फैसले करता। जस्टिस ही वाज फुल ऑफन इन हिज असाइज, और वो क्या करता, इंपॉर्टेंट मिशन पे जाता और असिस्ट करता। जस्टिस ही सैट एज अ जस्टिस, वो एज अ जस्टिस बनकर असिस्ट करता और फैसले करता। बाय पेटेंट और कमीशन फ्रॉम द क्राउन। पेटेंट का मतलब होता है किसी को हक देना,
ये पेटेंट राइट है मेरा, पेटेंट। तो क्या था, बाई पेटेंट आर कमीशन फ्रॉम द क्रोन, और नाइट को उस वक्त के किंग की तरफ से उसे क्या था, पेटेंट था, राइट था, हक दिया गया था कि वो ये फैसले करे। ही वॉज लीगली ऑथोराइज्ड बाय किंग टू वर्क एज अ जस्टिस, कि वो एज अ जस्टिस जो है काम कर सकता है। बिकॉज ऑफ द लर्निंग हिज हाई रिनोन, ये सब आजाद उसे किस लिए मिला था, बिकॉज ऑफ लर्निंग, उसकी आला तालीम की वजह से, लर्निंग की वजह से, और उसकी शोहरत और इल्म की वजह से उसे ये आजाद किंग ने दिया था। रिनोन होता है आला जाने जाना, मुअज़्ज़ज़ जाने जाना, लर्निंग इल्म, उसके इल्म और शोहरत की वजह से उसे ये एजाज़ मिला था कि ही कैन perform work as a justice, and he was performing his duty, and he was given title by the king of that time. आगे देखिएगा, he took large fee and many robes could own. वो बहुत हाई फी लेता, आज भी देखें जजेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई फी लेती हैं, वो बहुत हाई फी लेता, उसकी फीस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, बड़ी हाई थी। एंड मैनी रोब्स कुड ओन, और वो बहुत से इनाम उसके अलावा लेता, और उसके अलावा बहुत सी दूसरे इनाम भी हासिल करता। इनामों कराम आप देखें ना, जज है तो वो फैसले कर रहा है तो उसे इनाम तो लोग देंगे, वो उसे कहते हैं कि ये हमारे हक में फैसले करे, और वो उसको पता ही नहीं होता उसके घर में क्या क्या आ जाता है, तो उससे भी बहुत सारे इनाम। इसका मतलब है कि वो लालची था, ग्रेडी था, इनाम जो ले रहा था। अंडरलाइन कर लें, क्रिटिसाइज किया है, स्टार किया है। सो ग्रेट अ परचेजर वॉज नेवर नोन, सो ग्रेट परचेजर वॉज नेवर नोन। उसके बाद जी परचेजर का मतलब लिखें, दानिशमंद लिख लें, वॉज नेवर नोन। वो इतना दानिशमंद था कि आपने कभी नहीं देखा होगा, इतना दानिशमंद आपने कभी, नेवर नोन का मतलब होता है आपने कभी नहीं देखा होगा, नहीं जानते होंगे इतने दानिशमंद इंसान को। all was fee simple to him in effect, all was fee simple to him effect। तो all was fee simple to him as effect, तो वो क्या कहता, नमूने के तौर पर, अफेक्ट वो नमूने के तौर पर क्या कहता, हर किसी से नमूने सैंपल के तौर पर फी ले लेता, यानी हर काम की वो फी जो है वो पहले ले लेता। वेयरफॉर हिज क्लेम्स कुड नेवर बी सस्पेक्ट, और जो वो प्रॉपर्टी के जो डीलिंग करता या फैसले करता, या जो तनाज़ात को, उसके फैसले किए हुए तनाज़ात से, या जो भी तनाज़ा होता उससे पाक होते, यानी जो फैसले वो करता उसके अंदर कोई टसल ना होती, वो बड़े साफ तरीके से करता। इसके अंदर भी स्टाइल है कि ही टेक्स फीस एंड आफ्टर टेकिंग ब्राइब ही इज डूइंग इन सच अ वे, यानी इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करता कि उसमें कोई तनाज़ा ही ना रहता, कि उसके किए हुए फैसले में कोई तनाज़ा ना रहता, उसकी खरीदी हुई या उसके डील किए हुए जितने भी केस थे उसमें उसे कोई कलदम नहीं कह सकता था। नेवर बी सस्पेक्टेड, उस पर कोई शक नहीं कर सकता था। नो वेयर अ मैन सो बिजी ऑफ हिज क्लास, आप इसकी क्लास का आदमी कोई इससे ज्यादा बिजी नहीं देख सकते, यानी ही वॉज वेरी बिजी। एंड येट ही सीम्ड मच बिजियर देन ही वॉज, वो जितना बिजी होता उससे ज्यादा शो करता। आप देख लें, आज भी आप किसी वकील के पास जाएं, एडवोकेट के पास जाएं, अब जैसे जाएंगे वो फौरन किताबें पकड़ लेगा और वो बैठ जाएगा और पढ़ने लगेगा, आपको शो करेगा कि वो हालांकि उनको इंग्लिश में कोई अगर देखा जाए तो इंग्लिश वो पढ़ते हैं, इंग्लिश में अगर वो LLB तो इंग्लिश में बुक्स होती हैं, लेकिन वो उर्दू में पढ़ते हैं और उनको एक एप्लीकेशन तक नहीं लिखनी आती। जितने भी यहाँ पे एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, आप चले जाएं कचहरियों के अंदर, आप उन्हें कहें कि इंग्लिश में एक एप्लीकेशन लिख दें, तो बिलीव मी वो इंग्लिश में एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, बट दे आर डूइंग देयर जॉब। जबकि वो सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो जजेस की जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है आप देख लें, वो सारी इंग्लिश में होती है, लेकिन वो उर्दू में आगे से दे रहे होते हैं आंसर। तो वेल द सेम देखें, उस सेंचुरी का और इस सेंचुरी का कितनी आपको उसने कंपेयर करके कैसे वो ऐसे लगता है कि उस वक्त
के जितने भी लोग हैं वो आज भी पाए जाते हैं, यूनिवर्सल कैरेक्टर बनाए। एंड येट ही सीम्ड मच बिजियर देन ही वाज, यानी तब भी वो इतना बिजी शो करता जितना वो था नहीं था, ज्यादा बिजी एंड डूइंग लुक बिजी डूइंग नथिंग, ये मामला था उसके साथ। ऑल केसेस एंड ऑल जजमेंट कुड ही साइट, यानी वो अपने केसेस को और जजमेंट को इस तरह याद रखता कि वो किसी भी रेफरेंस को ज़बानी बता सकता था। कुड ही साइट का मतलब होता है वो बता सकता था, साइट कर सकता था, जो जजमेंट उसने दिए केसेस के बारे में उसे वो ज़बानी याद थे। दैट फ्रॉम किंग्स विलियम टाइम्स वर अपोजिट, यानी विलियम्स के दौर से अब तक जो भी उसने फैसले किए हैं या जो भी वो काम करता रहा है या जो भी मामलात हैं उसने अपने यानी किंग्स, जितने भी किंग्स के जो काम हैं वो सारे उसने ज़बानी याद किए हुए हैं। उनमें जो जो फैसले किए हैं, जो भी वहाँ पे अप डाउन आई है उनकी गवर्नमेंट में, तो वो सारे उसे ज़बानी याद हैं। एंड ही कुड ड्रॉ अ कॉन्ट्रैक्ट सो एक्सप्लिसिट, और वो अपने मामलात की या जो भी वो डिसीजन लेता या जो भी उनको ज़बानी उनकी तशरीह कर सकता था, यानी वो हर कानून की ज़बानी तशरीह कर सकता था, उसको बता सकता था। एंड ही कुड ड्रॉ अ कॉन्ट्रैक्ट सो एक्सप्लिसिट, और वो बड़े वाज़ेह अंदाज से ज़बानी तशरीह कर सकता था, यानी बता सकता था जो भी वो फैसले करता है या जो उसने किए, ज़हीन बहुत था। नॉट एनी मैन कुड फाल्ट देयर फ्रॉम इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है कि जो वो करता था, जो वो फैसले करता, उसमें कोई शख्स उससे फॉल्ट नहीं निकाल सकता था, यानी वो इस तरह इतनी परफेक्ट अंदाज से, इसका मतलब है कि वो करप्शन करता। एंड एवरी स्टेच्यू का मतलब होता है लॉ, और हर कानून ही वुड वर्बिटिम कोट, और हर एक कानून को वो ज़बानी कोट करता। ही रोड बट बैडली इन द मेडले कोट, और उसने क्या पहना हुआ था, उसने एक मुख्तलिफ अंदाज का, रोड होता है घोड़सवारी करना, बट बैडली इन मेडले कोट, उसने कोट पहना हुआ था और कोट के साथ क्या करता, वो अपने घोड़े पे बैठता, बेल्टेड इन अ सिल्कन सैश विद लिटिल बार्स, और उसके ऊपर ड्रेस के ऊपर जो ड्रेस उसने पहना था, कोट पहना हुआ था, उसमें मुख्तलिफ किस्म की डब्बियाँ बनी हुई थी या निशान बने हुए थे, और लिटिल बार का मतलब छोटे छोटे निशान बने हुए थे, और बेल्ट उसमें निशान थे उसके कोट में, और छोटे छोटे बार्स बने हुए थे, छोटी छोटी उसमें बॉक्स बने हुए थे जो उसने कोट पहना हुआ था। बट ऑफ हिज ड्रेस नो मोर पर्टिकुलर, अब कहता है मैं ड्रेस के बारे में मज़ीद नहीं बताना चाहता, उसके ड्रेस के बारे में मैं मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहता, चौसर कहता है। तो चौसर ने आपको बताया है कि उस वक़्त का जो प्रोफेशन था, जो सार्जेंट ऑफ लॉ है, या जो वहाँ पे एक लॉयर था, वो क्या ही इज़ अ जज इन द कोर्ट ऑफ असाइज, यानी वो जो इम्पोर्टेंट मिशन थे उसके लिए उसको जज मुकर्रर किया गया था। एंड हिज अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस कैसी थी कि द मैन ऑफ लॉ, अ कोट वॉज नॉट ऑफ वन कलर, जो उसने कोट पहना हुआ था वो एक कलर का नहीं था। इट वॉज गिल्डल्ड विद अ सिल्कन बेल्ट, उसके ऊपर बेल्ट्स बनी हुई थी, हैविंग स्मॉल क्रॉस बार्स, उसके ऊपर बार्स बनी हुई थी जो उसने पहना हुआ, अजीबोगरीब किस्म का उसने कलर का कोट पहना हुआ था। उसकी वर्च्यू क्या है, वो वाइज था, इंटेलेक्चुअल था, अक्लमंद था, औरली चीज़ों को अपने जितने भी लाज हैं उसने याद किए हुए थे, ज़बानी तशरीह कर लेता था। और उसके अंदर उसकी वाइसेस क्या हैं, उसकी वाइस मीन कि उसकी बुराइयाँ क्या हैं, कि वो बहुत ज़्यादा फीस लेता है, वो इनलीगल को लीगल शो कर देता है, लीगल को इलीगल कर देता है, ये उसकी महारत है। और इस अंदाज से करता है कि आपको कागजों में हर चीज़ परफेक्ट मिलेगी लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है, जैसे हमारे कंट्री में होता है कि हर चीज़ कागजों में पूरी है लेकिन आपको उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। तो इट हैपन्स, आयरनी है, क्या आयरनी है कि चौसर ने एक्सपोज किया करप्शन को, हिपोक्रेसी को, और ऐसे करैक्टर को दिखाया और इतने सिंपल, सादा और ऐसे अंदाज से बताया है कि वो हंसते हुए उसकी सारी बुराइयां एक्सपोज कर देता है और उसको पता भी नहीं चलता। स्टार किया है, उसका स्टार जो है वो बड़ा माइल्ड है, फ्रेंडली है, सिंपैथेटिक है, वो बिटर नहीं होता,
वो उनको डॉग और उनको कुत्ते नहीं बुलाता, लेकिन वो बड़े सिंपल अंदाज से उनको कहता है, माइल्ड, फ्रेंडली और सिंपैथेटिक अंदाज से, नेवर बिकम बिटर एंड ब्रूटल। और ये एक मॉडर्न आउटलुक, ये मॉडर्न एक डीलिंग, इट्स अ मॉडर्न वे ऑफ डीलिंग, यानी ये एक मॉडर्न वे है डीलिंग द सब्जेक्ट। ही वॉज डीलिंग सब्जेक्ट विद मॉडर्न वे, इनोवेटिव वे, नए अंदाज से। उससे पहले राइटर क्या थे, वो बड़े क्या बिटर हो जाते, वो बड़े उनको उनके ऊपर बिटरली स्ट्राइक करते, लेकिन ये सिंपैथेटिक है, माइल्ड है, फ्रेंडली है, बड़ा शास्ता अंदाज से उनको क्रिटिसाइज भी कर जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। और लिगवस ने उसके बारे में कहा है, अमंग राइटर ऑफ द जीनियस द फ्रेंड इज चॉसर। जेफरी चॉसर जो है वो जितने भी राइटर्स हैं उनमें बड़ा जीनियस है। चॉसर से अबाउट द रूटीन बिजनेस, चौसर क्या बताता है, रूटीन बिजनेस के बारे में बताता है कि नो वेयर सो बिजी अ मैन एज ही देयर नेस एंड येट ही सीम्ड बिजियर देन ही वाज। ओल्ड इंग्लिश में लिखा है कि वो इतना बिजी था नहीं जितना वो अपने आप को शो करता, उस जैसे जितने भी उसकी क्लास के लोग थे उसमें सबसे ज्यादा बिजी वो था। तो वो किन कामों में बिजी था वो आपको उसने बता दिया है, ब्राइब लेने में, फी लेने में, ज्यादा एक्स्ट्रा फी लेने में, इनाम लेने में, रिवॉर्ड लेने में। तो इस तरह उसने क्रिटिसाइज किया है इसको, आपने ये पॉइंट आउट करना है। ह्यूमर क्या है इसके अंदर, कॉम्पटन रिकर्ड ने कहा कि देयर आर ट्रेजेडी एज वेल एज कॉमेडी इन द टेल्स, यानी उसकी बुक के अंदर कॉमेडी है, ट्रेजेडीज हैं, सम आर ग्रेव एंड सबड्यूड, अदर ब्लेज विद कलर्स एंड मेरीमेंट। कुछ जो हैं वो डार्क हैं, कुछ थोड़ी सी वो कलरफुल हैं, बट द थ्रेड ऑफ द लॉन्स एंड काइंडली लाफ्टर्स रन थ्रू देम ऑल, यानी हर स्टोरी के अंदर आपको लाफ्टर और फन और मजा मिलेगा। ठीक है जी। सीरियस एंड गे लाइक, थॉमस कार्लाइल ने क्या कहा है, थॉमस कार्लाइल पॉइंट्स आउट, डबल कोमा के अंदर लिखेंगे, ट्रू ह्यूमर स्प्रिंग नॉट फ्रॉम द हेड बट देन फ्रॉम द हार्ट, यानी ट्रू ह्यूमर कहां से आता है, आपके दिल से। लें जी, इसको आपने देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और नाउ वी आर कमिंग टू चॉसर्स कंट्रीब्यूशन। चॉसर की कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या है, मैं थोड़ा सा आपको वैसे बताता हूं, यहाँ पे पॉइंट है। चॉसर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द लिटरेरी पर्पस। उससे पहले चौसर से पहले क्या लिखे जा रही थी, एक तो एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश में पोइट्री की जा रही थी, जैसे बेवल्फ था तो वो क्या था, ओरल फॉर्म में थी, एक बंदे ने किसी को सुनाई और मिथ क्रिएट की जाती थी। लोग सफ़र करते, ट्रैवल करते, इकट्ठे होते और यहाँ से ट्रैवल करते जाते और छकड़ों के ऊपर, रेडियो के ऊपर बैठते और एक दूसरे से दूसरी जगह जाते, एक स्टोरी सुनाते, फिर मिथ क्रिएट कर लेते, अपनी स्टोरी और अपने देवताओं के, गॉड गॉडेसेस के किस्सों को प्रोलॉन्ग करने के लिए, उनको एक्सटेंड करने के लिए, उनको दूसरों तक ट्रांसफर करने के लिए वो क्या करते, एक दूसरे को स्टोरी सुनाते जाते, ट्रैवल करते जाते और कभी वो फायर जो है वो जला लेते और इसके इर्द गिर्द बैठ जाते और एक दूसरे को स्टोरी सुनाते और इस तरह स्टोरी जो है एक ट्रेडिशन से दूसरी ट्रेडिशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल आती, ऐसे ट्रांसफर होती। मेरे दादा ने ये किया था, वो फला किसी विच से लड़ पड़ा, उसने उसको मार दिया, उसके बाजू काट दिए। तो इस तरह एक स्टोरी जो है वो मिथ जो होती, वो एक से दूसरी जगह वो ऐसे स्टोरी ट्रांसफर होती है, एक जनरेशन से दूसरी जगह। लिखने का कोई प्रोसेस नहीं था उस वक्त। तो उससे पहले क्या था, कंसेप्ट और था, डीलिंग और तरह थी, सब्जेक्ट जो अगर कोई लिखता भी था तो वो क्या बड़ा बिटर स्टाइल कर रहा था। चौसर ने एक न्यू वे से, चौसर ने एक तो अपनी, इससे पहले कौन सी इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसे हमने प्रेयर्स को देखा, प्रेयर्स की इंग्लिश होते हुए किस लैंग्वेज में बात कर रही है, अली साहब बताएं, प्रेयर्स इंग्लिश में बात क्यों नहीं करती, क्यों फ्रेंच में बोलने की कोशिश कर रही है। क्यों एडमायर करें, क्यों वो अपनी लैंग्वेज में बात क्यों नहीं कर रही थी। I mean to say that I mean to say that why didn't she talk in English language? What was the reason behind it? What kind of impression she wanna show onto other people?
उस वक्त ये था, बात सुनिएगा, एक एक तो थी यहाँ पे सबसे पहले जो इंग्लैंड में लोग मौजूद थे वो थे कैल्टिक और गैलिक। कैल्टिक और गैलिक जो थे ये सबसे ओल्ड लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद एंग्लो सैक्सन जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, वो उसके बाद स्कॉटिश और जर्मनिक, जूट और इस तरह के जो ट्राइब्स हैं वो सारे इंग्लैंड में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये लैंग्वेज में जब यहाँ पे नॉर्मन्स आते हैं, नॉर्मन कौन थे? वो फ्रेंच थे, फ्रेंच पीपल थे। नॉर्मन जब आए हैं तो उन्होंने लैटिन ग्रीक को भी खत्म किया, वो यहाँ से चले गए, नॉर्मन आ गए और वो इंग्लैंड के जो लोग थे, जो इनहैबिटेंट थे, उनको भी ओवरकम कर लिया। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज राइज कर दी। जब यहाँ पे नॉर्मन्स आए इंग्लैंड के अंदर तो उन्होंने ना सिर्फ अपनी लैंग्वेज और कल्चर और अपनी स्टोरी और अपनी ट्रेडिशन कन्वेंशन लेकर आए, साथ साथ उन्होंने लैटिन, ग्रीक और जो मौजूदा लैंग्वेज थी इसको ओवरकम कर लिया और इंग्लिश को, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को बड़ा सोफिस्टिकेटेड और बड़ा रिफाइंड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इसका मतलब यह है कि उस वक्त इन्फ्लुएंस किसका था? फ्रेंच लैंग्वेज का था। वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बड़ी रिफाइंड और बड़ी एक मॉडर्न लैंग्वेज थी उस वक्त। जो इसमें बोलता वो बड़ा, जैसे आज इंग्लिश में कोई बोलता है तो उर्दू आती भी हो तो वो कहता है कि मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे इंग्लिश आती है। तो it means that he wants to show that I know international language. It means that that time French was very prominent language and she was trying, though she didn't know about French language and she has nothing to do with French, yet she tried to speak in French language. तो तब भी वो कोशिश कर रही थी। अब आज भी आप किसी से बात करें, वो इंग्लिश ना भी आती हो तो वो कोशिश करता है बोलने की। तो इसका मतलब ये है कि she wants to show that I belong to aristocratic family, I am aristocrat and she is having good background and she wants to show unto other people through language. Language भी एक impression होता है ना, पावर की एक aristocratic symbol बन गया है। तो इसलिए वो क्या शो कर रही थी। अच्छा, एक तो मसला ये हो गया। चौसर इंट्रोड्यूस न्यू टेक्निक एंड मेथड ऑफ राइटिंग पोइट्री। चौसर ने नई टेक्निक लेकर आया। क्या टेक्निक लेके आया चौसर? आप लोग कंट्रीब्यूट करें। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ न्यूनेस चौसर हैड ब्रॉट दैट टाइम? व्हाट डू यू थिंक अलीसा? सो व्हाट काइंड ऑफ न्यू थिंग चौसर हैज ब्रॉट? यस, उसने मेडिवल इंग्लिश में डील किया। उसने मेडिवल इंग्लिश, जो उस वक्त की इंग्लिश मौजूद थी, उसने अपनी लैंग्वेज में सोचा। उसने कहा मैं फ्रेंच में नहीं लिखूंगा, मैं लैटिन में नहीं लिखूंगा, मैं ग्रीक, उसे आती थी ग्रीक, लैटिन, इटालियन भी आती थी, उसे लैंग्वेजेस आती थी। लेकिन उसने मेडिवल इंग्लिश में उसने अपनी इंग्लिश को प्रमोट किया। जैसे आजकल हम तो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करते, लेकिन वो प्रमोट करते थे। वो लोग समझते थे कि हमने अपनी लैंग्वेज को बनाना है। अनलाइक द मेडिवल पोएट, चौसर कैरेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द रियल लाइफ। चौसर ने करैक्टर जो है वो रियल लाइफ से लिए हैं। उससे पहले करैक्टर क्या थे, ये सारा सा पॉइंट नोट कर ले, ये शायद आपको उधर ना मिले, आपने ऐड करने हैं। अच्छा, चौसर ने क्या किया? चौसर ने क्या किया? चौसर ने क्या किया? चौसर ने क्या किया? अनलाइक द मेडिवल पोएट, चौसर कैरेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ। चौसर ने रियल लाइफ से कैरेक्टर लिए। उससे पहले क्या लोग कैसे लिख रहे थे? बड़ा अफेक्टेशन दिखाया जा रहा था, अनरियल चीजें दिखाई जा रही थी, रियलिस्ट नहीं थे। तो ही शोज रियलिज्म इन हिज कैरेक्टर। जैसे कैरेक्टर हैं वैसे उनको पोर्ट्रे किया और रियल लाइफ से लिया। अगर आप प्रेरस को देखें, आप पार्सन को देखें, आप स्क्वायर को देखें, आप नाइट को देखें, आप सार्जेंट ऑफ लॉ को देखें, आप दूसरे पार्टनर सोमनर, पार्सन्स और इस तरह के जितने भी करेक्टर हैं, वाइफ ऑफ द बैथ्स हैं, और ये सारे करेक्टर उसने क्या रियल करेक्टर लिए। उसने रियल करेक्टर लिए। उसके बाद सिंप्लिसिटी एंड नेचुरलनेस आर द हॉल मार्क ऑफ चौसर्स पोएट्री। चौसर की पोएट्री के अंदर बड़ी सिंप्लिसिटी आपको मिलेगी। चौसर borrowed heavily from French writers and made the part of English literary.
Chaucer borrowed heavily from the French writers and made them part of the English literary tradition. चौसर ने borrowed किए फ्रेंच राइटर्स और इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन से. चौसर ने बहुत कुछ जो है वो कहाँ से लिया, उसने कुछ इटालियन राइटर डांटे से, बोकाशियो से, और उसके अलावा जितने भी पुराने राइटर थे रोमन राइटर्स उनसे भी चीज़ों को लिया और उसको नई आउटलुक में पेश किया. यूज़ ऑफ ह्यूमर ब्रिंग चौसर ऑन द ब्रिंक ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश पोइट. और इस तरह उसने ह्यूमर का जो कंसेप्ट है वो अपनी पोइट्री के अंदर लाया और उसके ज़रिए एक न्यू आउटलुक दिया. चौसर वॉज अ ड्रामेटिस्ट बिफोर ड्रामा वॉज बोर्न. चौसर एक ड्रामेटिस्ट था ड्रामा से पहले, ड्रामा की क्रिएशन से पहले. चौसर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स एंड डेप्थ स्टडी ऑफ कैरेक्टर मेक हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट एवर बोर्न. चौसर के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से और उनको इस तरह से डील करने के से कि उनकी साइकोलॉजी टेल्स की बताएं और ड्रामेटिक अंदाज में बताएं कि उसको एक नई चीज़ बना दिया.